तो क्या कश्मीरी मुसलमान 600 साल पहले कश्मीरी पंडित थे? वैसे तो ये सवाल इतिहास का है और इस विषय पर चर्चा भी इतिहासकारों और विद्वानों के बीच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के एक बयान के बाद इस पर नेता, मौलाना, धर्मगुरु और सोशल मीडिया के अनपेड वॉरियर भर भर कर ज्ञान दे रहे हैं। जिन्हें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता नहीं वो भी, और जिन्हें कुछ नहीं पता है वो भी, दोनों पक्ष अपने ज्ञान से माइक लाल कर रहे हैं। उन बयानों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों की चर्चा कैसे शुरू हुई। दरअसल गुलाम नबी आजाद डोडा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि इस्लाम का जन्म करीब 1500 साल पहले हुआ है। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। आगे उन्होंने इस भाषण में यह भी जोड़ा कि कश्मीर में 600 साल पहले सिर्फ कश्मीरी पंडित थे, फिर कई लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। गुलाम नबी आजाद खुद कश्मीरी मुसलमान हैं। उन्होंने जब ये बात कही तो कुछ लोगों को सुनने में ये बहुत अच्छा लगा, तो कुछ लोग उनकी जानकारी और ज्ञान पर अब सवाल उठा रहे हैं। विवाद और राजनीति क्या है ये बताएंगे। पहले गुलाम नबी आजाद को शब्दशः सुन लीजिए। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। गुलाम नबी आजाद ने अपनी बात को ऐतिहासिक तथ्य बताया और करीब 1500 साल पहले इस्लाम के जन्म का तर्क भी दिया। लेकिन अब इस पर विवाद हो गया है और इस विवाद में दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है नेताओं का, जिन्हें इसमें राजनीति का मौका मिला। दूसरा पक्ष है मौलानाओं और धर्म गुरुओं का, जो इससे अपने धर्म के पुरातन होने की बात को तलाश रहे हैं। हम इन दोनों पक्षों को एक एक करके सुनेंगे और इनकी बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि गुलाम नबी आजाद राजनेता हैं, इसलिए इस पर होने वाली राजनीति हम पहले समझेंगे। आजाद के बयान से बीजेपी बहुत खुश है। उनके नेता कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस्लाम करीब 1400 साल पहले आया है। कश्मीर में पहले सभी कश्मीरी पंडित थे, जबकि कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पता नहीं वो किसे खुश करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है ऐसी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे। आजाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आजाद साहब ही कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। कश्यप ऋषि की तपोभूमि है कश्मीर, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। लेकिन एक ही दिक्कत है कि कांग्रेस में जो लोग रहते हैं वो सच बोल नहीं पाते। गुलाम नबी जी ने देर से कहा पर सही कहा। गुलाम नबी आजाद साहब की विचारधारा के साथ भी गद्दारी करने का संकल्प ले लिया है। सिर्फ शरीर गुलाम नबी आजाद साहब का है, आत्मा नरेंद्र मोदी जी की है। ये मुस्लिम धर्म पिछले 1400 साल से शुरू हुआ है, ये सच है, ये वो भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं। ये समय हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये समय देश को बचाने का समय है। सनातन धर्म ये अनादिकाल से चला आ रहा है। गुलाम नबी आजाद जैसी सोच सभी भारत के मुसलमान रखने लगे तो किसी प्रकार की नफरत को कोई जगह ही नहीं मिलेगी। ये जो गुलाम नबी आजाद का बयान है, इसमें उनको डिफेमेशन का केस हो सकता है। लोगों के मजहब का जो सेंटिमेंट है उसको ये हर्ट कर रहा है ये आदमी। तो इतिहास पर सियासी गुणाभाग के बाद अब इसी मुद्दे पर मौलाना और संतों को सुनने की भी जरूरत है। हिंदू संत तो गुलाम नबी आजाद की बात से 100% सहमत हैं, लेकिन मौलाना थोड़े गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं ये बात कुछ हद तक सही है कि भारत में ज्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड हैं, लेकिन ये कहना कि इस्लाम करीब 1500 साल पहले आया, यह गलत है और अज्ञानता है। सियासी लोग, इनको दीन से कोई लेना देना होता नहीं है।
मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से कहूँगा कि इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को समझें और इस तरह के बेवकूफ़ी वाले बयान मत दें। कहीं ऐसा ना हो हिंदू वोटों के चक्कर में मुसलमान वोट आपके हाथ से निकल जाए। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अगर कोई और कहा होता तो आज न जाने कितने फतवे जारी हो गए होते, न जाने पता नहीं क्या हो गया होता, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इस सच्चाई को जो जितनी बेबाकी से रखा, ये काबिल तारीफ है। उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे कुछ लोग इस पर एतराज करें, मगर ये इतिहास के पन्नों में ये तमाम वाक़यात पूरी तारीख दर्ज है। 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, इनमें अक्सरियती तादाद गैर मुस्लिम बिरादरियों की है। कश्मीरी हिंदू ही हुआ करते थे और आज देखिए कश्मीर में हिंदुओं का नाम लेने वाला ना के बराबर है। स्थिति क्या हो गई? कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से छोड़कर दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर होना पड़ गया। तो गुलाम नबी साहब ने कोई गलत नहीं कहा। जो इतिहास सम्मत सच्चाई है उसको बिना किसी लाग लपेट के गुलाम नबी आज़ाद जी कहते दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए भी साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि पिछले कुछ समय में देश में इस तरीके की कई चर्चाएं कई बार भी हुई हैं। सबका डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक ही हैं। गुलाम नबी आज़ाद की बातें भी इसी से मिलती जुलती हैं, जिसमें शब्द कुछ अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, हजारों वर्षों से भारत में सबका डीएनए एक है, यहां रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ऐसी ही बातें आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत में रह रहे सभी लोग हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। और अब गुलाम नबी आज़ाद ने भी यही बात कश्मीर के संदर्भ में कही कि 600 साल पहले सभी कश्मीरी पंडित थे, बाद में सभी ने धर्म बदल लिया। सवाल है कि इतिहास क्या कहता है, खासकर आज जब गुलाम नबी आज़ाद के बयान के बाद कश्मीर की बात हो रही है, तब क्या कहता है। कलहड़ की राज तरंगणी को कश्मीर के संदर्भ में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस पुस्तक से भारतीय सभ्यता के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक कश्मीर की अनदेखी झलक मिलती है। राज तरंगणी 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसमें 8 खंड हैं। पहले 3 खंड प्राचीन कश्मीर के इतिहास को कवर करते हैं, जिसकी शुरुआत इसके निर्माण की पौराणिक कहानियों से होती है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि कश्मीर घाटी का निर्माण एक झील के सूखने के बाद हुआ था। इस तथ्य का भूगोल के विशेषज्ञों ने भी उल्लेख किया है। इसमें गोनाड राजवंश का जिक्र है। पुस्तक की शुरुआत राजा गोनाडा प्रथम, जिन्हें जरासंध का मित्र बताया गया है, उनके राज्याभिषेक की एक पौराणिक तिथि से होती है, जो महाभारत में युधिष्ठिर के राज्यारोहण के समकालीन है। कलहड़ ने इसमें यह भी लिखा है कि श्रीनगर की नींव मौर्य सम्राट अशोक ने ही उन्होंने नींव रखी थी। अशोक ने कश्मीर की यात्रा 245 ईसा पूर्व में की थी। इस तथ्य को देखते हुए श्रीनगर कम से कम 2200 वर्ष पुराना नगर है। अशोक का बसाया हुआ नगर वर्तमान में श्रीनगर से करीब 5 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ था। संस्कृत भाषा में श्री का मतलब होता है देवी लक्ष्मी। इस शब्द को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है, यानी श्रीनगर का मतलब है देवी लक्ष्मी का नगर या सौभाग्य का नगर। कलहड़ ने कश्मीर के पुराने इतिहास से जुड़ी 11 कृतियों का निरीक्षण अपने समय में किया था और कई महत्वपूर्ण बातें उजागर की थी। कलहड़ ने नीलमत पुराण से भी कई संदर्भ लिए थे। नीलमत पुराण कश्मीर के भूगोल, संस्कृति और इतिहास पर एक प्राचीन ग्रंथ है। नीलमत पुराण की शुरुआत में महाभारत युद्ध में कश्मीर के राजाओं की अनुपस्थिति के बारे में संवाद है। कलहड़ ने कश्मीर में स्तूपों और विहारों के निर्माण के लिए अशोक से लेकर राजा मेघवाहन तक की प्रशंसा की और लिखा कि सदियों पहले बौद्ध और शैव यानी शिव के उपासक कश्मीर में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे। उन्होंने आधुनिक दौर के भारतीय उपमहाद्वीप, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की में शैव पूजा के स्थानों का उल्लेख किया है। जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। कश्मीर शुरुआत से ही हिंदू धर्म पर चलने वाला एक राज्य था। शुरुआत इसकी होती है ऋषि कश्यप के ज़माने से। 14वीं शताब्दी में जब ये आए, सूफी इस्लाम आया, तो ये तब तक भी
एक संगम रहा था। लेकिन उसके बाद जब आतंकी लोग आए यहाँ पर, इस्लाम अपने आतंक के रूप में आया, तब इसका सारा कैरेक्टर बदल गया। और ये सब जितने भी मुस्लिम हैं, कन्वर्टेड हैं, अपने बंदूकों के, तलवारों के जोर पे धर्म परिवर्तित करा देते थे। कश्मीर की तारीख पहले पढ़ो, 600 साल नहीं है, ये 723 साल है। जब 1321 में बुलबुल शाह साहब आए और यहाँ का बादशाह बुद्धिस्ट था, जो यहाँ की कोटा रानी थी वो ऋषियत में थी, ऋषि क्वीन थी। 721 साल हो गए यहाँ इस्लाम को आए हुए, और सच है 721 साल। और सत्ता में अब बात पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से वर्तमान सांसद राहुल गांधी की, जो लुटियंस जोन के 12 तुगलक लेन वाले उस बंगले में नहीं रहना चाहते हैं जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 19 साल बिताए हैं। संसद की सदस्यता वापस मिलने के बाद राहुल गांधी को सरकार की तरफ से वही पुराना 12 तुगलक लेन वाला बंगला अलॉट कर दिया गया था जिसमें वो पहले रहते थे। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 12 तुगलक लेन के बंगले के अलावा भी विकल्प तलाश रहे हैं। दरअसल जैसे ही राहुल गांधी फिर से संसद सदस्यता उनकी बहाल हुई, लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें 12 तुगलक लेन का पुराना बंगला देने की पेशकश की। राहुल गांधी को भेजे प्रस्ताव में कहा गया कि वो 8 दिन के अंदर बताएं कि 12 तुगलक लेन वाला बंगला लेंगे या नहीं। इस पर राहुल गांधी ने और विकल्प देने की मांग की, जिसके बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें एक विकल्प के तौर पर 7 सफदरजंग लेन में मौजूद एक बंगला भी ऑफर किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ इस बंगले को देखने भी गए थे, लेकिन अभी उन्होंने इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी से इस संबंध में 8 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। राहुल गांधी को अब जल्द से जल्द ये बताना होगा कि उन्हें नया घर चाहिए या फिर नहीं। हालांकि अभी तक राहुल की ओर से यह नहीं बताया गया है कि उन्होंने 7 सफदरजंग लेन में शिफ्ट होने का फैसला लिया है या फिर वो दोबारा 12 तुगलक लेन आवास में ही रहेंगे। बता दें कि लोकसभा की हाउस समिति ने जब राहुल गांधी को उनका पुराना सरकारी आवास आवंटित किया था, तब राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरा घर है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। अब सवाल यह कि जिस बंगले में राहुल गांधी ने 19 साल बिताए, उसकी जगह नए बंगले को क्यों तलाश कर रहे हैं वो। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी का घर और दफ्तर दोनों था। राहुल गांधी के सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ा, जिसके बाद उस बंगले में जो टेम्परेरी निर्माण कराया गया था उसको भी तोड़ दिया गया। अब राहुल गांधी जहां रहेंगे उन्हें नया अस्थायी निर्माण कराना होगा। दावा किया जा रहा है कि यही कारण है कि राहुल गांधी अब नया बंगला तलाश रहे हैं जहां वो अपने हिसाब से नया अस्थायी निर्माण करें। हालांकि जगह में बदलाव के और भी अदृश्य तर्क हो सकते हैं। वैसे राहुल गांधी जो 7 सफदरजंग लेन के बंगले का उनको ऑफर मिला है, उसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। 7 सफदरजंग लेन का बंगला महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ को संसद सदस्य के रूप में साल 1980 में आवंटित किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह 27 नवंबर 1989 तक सांसद रहे थे। इसके बाद 27 दिसंबर 1989 को उनके घर का आवंटन रद्द कर दिया गया था। इस बंगले में उसके बाद भी महाराजा रणजीत सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी रहा करते थे। 2001 में महाराजा गायकवाड़ के उत्तराधिकारियों को बंगला खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन वो बंगले में बने रहे, उन्होंने इसे खाली नहीं किया। पिछले साल अक्टूबर में फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराजा गायकवाड़ के उत्तराधिकारी को बंगला खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने 7 सफदरजंग लेन वाला बंगला खाली कर दिया और अब यही बंगला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ऑफर किया गया। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले जिस 12 तुगलक लेन के बंगले में रहते थे वो टाइप 8 बंगला है। 7 सफदरजंग लेन का बंगला टाइप 7 कैटेगरी में आता है। 12 तुगलक लेन वाले बंगले में 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डाइनिंग रूम, 1 स्टडी रूम और सर्वेंट क्वार्टर है। 7 सफदरजंग लेन के जो बंगला है उसमें 4 बेडरूम सेट हैं। वैसे ये बंगला भी Z+ सिक्योरिटी के हिसाब से सटीक बैठता है। 7 सफदरजंग लेन वाले बंगले की एक खास बात यह भी है कि इसके ठीक बगल में उनकी दादी इंदिरा गांधी का संग्रहालय भी है।
2004 में अमेठी से सांसद बनने के बाद राहुल गांधी संसद की सदस्यता जाने तक लगातार राजधानी दिल्ली के इसी 12 तुगलक लेन बंगले में रहते रहे। इसी बंगले में रहते हुए राहुल गांधी सांसद के बाद पार्टी महासचिव, पार्टी उपाध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष बने। 4 से 14 तक सत्ताधारी पार्टी के सांसद रहे, लेकिन 2014 और 19 में पार्टी की हार हुई, उनको अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। साथ ही साथ अमेठी की सीट भी वो हार गए। इसी बंगले में रहते हुए इसी बंगले में वो बरकरार रहे क्योंकि वायनाड से वो जीत गए थे। इसके बाद अदालत का फैसला आया और उनको ये बंगला खाली करना पड़ा। अब अदालत का फैसला उनके हक में आया है, सदस्यता बहाल हो गई है, नया बंगला उनको यही दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी इस बंगले की बजाय दूसरा बंगला तलाश रहे हैं, क्योंकि उनके कई समर्थकों का कहना है कि जब एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दीजिए। एक बार छोड़ने के बाद राहुल गांधी 12 तुगलक लेन में दोबारा रहना नहीं चाहते, इसलिए वो विकल्प तलाश रहे थे। विकल्प के तौर पर उनको ये 7 सफदरजंग लेन का बंगला सुझाया गया। राहुल गांधी 2 बार इस बंगले को देखने आ चुके हैं। राहुल के अलावा सोनिया और प्रियंका 3 से 4 बार इस बंगले का मुआयना कर चुके हैं। बुधवार शाम 3:30 बजे पूरे परिवार ने आगे से लेकर पीछे तक, लॉन से लेकर कमरे तक और पीछे के गेट का मुआयना किया। यानी परिवार को और राहुल गांधी को ये बंगला पसंद आ रहा है। अगर राहुल गांधी फाइनली हामी भर देते हैं तो वो मेरे दाहिनी ओर जो राहुल गांधी के पड़ोसी होंगे वो होंगे एचडी देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री। वैसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब 12 तुगलक लेन का बंगला खाली किया था तो वो तस्वीर काफी इमोशनल थी। बंगला खाली करने का एक वीडियो भी बनाया गया था। राहुल गांधी खुद घर के हर हिस्से में गए थे, घर में ताला लगाकर चाबी अधिकारी को सौंप दी थी। इस मौके पर उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। 12 तुगलक लेन का यह बंगला वही बंगला है जो राहुल गांधी को 2004 में पहली बार सांसद बनने पर अलॉट हुआ था। यहां से राहुल गांधी ने अपनी राजनीति शुरू की, जिसमें 2009 में कांग्रेस पार्टी को केंद्र में बड़ी जीत भी मिली। खुद राहुल गांधी अमेठी से 2009 और 2014 में चुनाव जीते। हालांकि इसी 12 तुगलक लेन वाले बंगले में रहते हुए उन्हें 2019 में अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो केरल के वायनाड से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। राहुल गांधी इसी बंगले में रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो राहुल गांधी के लिए 12 तुगलक लेन वाले बंगले की जगह कोई और बेहतर विकल्प तलाशना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे राहुल गांधी के इस बंगले की कई ऐसी तस्वीरें हैं जो राजनीतिक रूप से काफी यादगार रही। 2018 में मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी के इस बंगले की एक तस्वीर ट्वीट हुई थी, जिसमें कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ की भी तस्वीरें ट्वीट की गई थी। वहां भी मतभेद की खबरें आती रहती हैं। हालांकि जब राहुल गांधी को यह बंगला सरेंडर करना पड़ा, उसके बाद वो वायनाड में, कांग्रेस अधिवेशन में और हरियाणा में महिला किसानों से बातचीत में ये बात कह चुके हैं कि उनका घर छीन लिया गया। लेकिन अब फिर से राहुल गांधी को जब 12 तुगलक लेन वाला बंगला दिया जा रहा है तो अब तक उन्होंने इस पर सहमति नहीं दी है। वो कुछ और विकल्प देख रहे हैं। सत्ता में हमारी अगली खबर उन 140 करोड़ उम्मीदों से जुड़ी हुई है जो बहुत तेजी से चांद छूने की ओर बढ़ रही हैं। आप कह सकते हैं ये सत्ता की जीरो ग्रेविटी वाली कुंजी है। लेकिन सबसे पहले हम अपने न्यूज मित्रों को चंद्रयान 3 के मन की बात बताना चाहते हैं, जिसमें कामयाब होने का यकीन है, आत्मविश्वास का बल है और मैसेज है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम चांद पर उतरने जा रहे हैं। आपने बचपन में एक कविता जरूर सुनी होगी, चंदा मामा दूर के, लेकिन आज इसमें चंद्रयान 3 की सफलता को देखते हुए एक बदलाव किया जा सकता है। अब यह कविता है चंदा मामा दूर के नहीं, बल्कि चंदा मामा नजदीक के। जी हां, आज हमारा चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंच गया और अब चांद हिंदुस्तान की मुट्ठी से ज्यादा दूर नहीं। आज दोपहर 1:15 पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के एक कदम के साथ चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। चांद के आखिरी ऑर्बिट में आज विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया और अब विक्रम लैंडर चांद की ओर यानी अपने सबसे बड़े और फाइनल मिशन की ओर अकेले बढ़ रहा है। अब आज से 6 दिन बाद दुनिया हिंदुस्तान की उस कामयाबी की गवाही बनेगी जब 23 अगस्त को विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा और इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। आज की कामयाबी के बाद पूरे देश को यकीन है कि चांद पर जय हिंद तय।
तो शुरू से ही विश्वास था और थोड़ा सा मैं नज़दीक से उस समय देख रहा था जब चांद के ऑर्बिट से जिस दिन ये बाहर निकला था, सॉरी धरती के ऑर्बिट से निकल के चांद के ऑर्बिट से, क्योंकि वो थोड़ी सी एक क्षण की बात होती है कि एक रास्ता छोड़ना दूसरे जाना और उस तरफ जाते हुए रास्ते में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए कि उस समय की क्या वायुमंडल में क्या परिस्थिति है। वो जब हुआ वो आधी रात के समय, तो उसके बाद हम काफ़ी तरह से आश्वस्त थे कि अब कामयाबी होगी। और साथ ही साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ हम सब आप मैं इसको बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं, इस वक्त दुनिया की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि चंद्रयान से ये अपेक्षा है कि कुछ ऐसी जानकारियाँ ये उपलब्ध करवाता है जो अमेरिका और रूस को भी जिनकी जानकारी नहीं रहती। तो आज हम चंद्रयान 3 की ये खबर आपको सबसे सरल और आसान भाषा में समझाने वाले हैं और आपको इस खबर को समझना भी चाहिए और बहुत गौर से देखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्त कम बचा है और आज जो सफलता मिली है इस चंद्रयान 3 को, उससे उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो तारीख जब ये लैंड करेगा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर, तब खुशी होगी हर तरफ, उत्सव होगा हर तरफ, क्योंकि सफलता साफ दिखाई दे रही है। पहले आपको बताते हैं कि प्रोपोर्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर के अलग होने के बाद कैसे चंद्रयान 3 अब स्पेस में रिसर्च का चैंपियन बनेगा। प्रोपोर्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में 3 से 6 महीने रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी का सबसे अहम किरदार यानी लैंडर विक्रम, जो 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और नया इतिहास बनाएगा। इसके बाद इस मिशन को अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगा रोवर, जिनका नाम है प्रज्ञान। चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर निकलेगा। रोवर के पहियों को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये चांद की सतह पर चलते वक्त अपने पहियों से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो के निशान छोड़ेगा। फिर ये रोवर 14 दिन तक चांद से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जुटाएगा और इसे इसरो तक पहुंचाने का काम करेगा। खास बात यह है कि पिछली बार विक्रम लैंडर के साथ जो कुछ हुआ था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। जो पुरानी कमियां रह गई थी उनको बेहतर तरीके से दुरुस्त किया गया है और लैंडर की जो लैंडिंग तकनीक है उसमें भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं, ताकि जो स्थिति पहले बनी थी वो स्थिति इस बार ना हो पाए। तो 23 तारीख है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उस दिन ये जो लैंडर है वो बहुत सेफ तरीके से वहाँ पर लैंड करेगा। इस बार बहुत स्मार्ट वर्क देखने को मिला है और लैंडर की जो तकनीक मैं कह रहा था आपसे, उसमें भी कई तरीके के बदलाव किए गए। बहुत से न्यूज़ मित्रों के मन में आज ये भी एक सवाल होगा कि आखिर लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान क्यों रखा गया, आखिर इसका मतलब क्या है। जो इस सवाल पर भी हमने आज इस पर न्यूज़ मित्रों के लिए सत्ता की एक डिक्शनरी तैयार की है। लैंडर का नाम विक्रम उसकी काबिलियत और काम के आधार पर रखा गया है। विक्रम का मतलब होता है वीरता और शक्ति, और यही बलशाली विक्रम इस मिशन का सबसे खास हिस्सा है। इसकी वजह 1726 किलो है और यही रोवर प्रज्ञान को चांद पर उतरने में मदद करेगा। इसी तरह रोवर का नाम भी प्रज्ञान बहुत सोच समझ कर रखा गया है। प्रज्ञान का मतलब होता है कि विवेक, बुद्धि या फिर प्राप्त किया गया ज्ञान। रोवर भी चांद की सतह पर कुछ यही काम करने वाला है। रोवर 14 दिनों तक चांद पर रिसर्च करेगा और उसकी जरूरी जानकारी को जुटाने का काम करेगा। वैसे अभी काम खत्म नहीं हुआ है और अब वो पल आ चुका है जहां पूरे हिंदुस्तान को इस कामयाबी के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत है, क्योंकि चंद्रयान 3 का मिशन मून अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर है। मिशन चंद्रयान का असली इम्तिहान है सॉफ्ट लैंडिंग का। पहले चुनौती है प्रोपल्शन से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर की रफ्तार को कम करना। दूसरी चुनौती है 30 किलोमीटर की कक्षा में जाने के लिए लैंडर अपना रास्ता बनाए। इसके बाद तीसरा चैलेंज होगा लैंडिंग के लिए सुरक्षित और जोखिम मुक्त जगह की तलाश करना। इसके लिए लैंडिंग से पहले साइट की इमेजिंग जो है एक इमेज भी हम कह सकते हैं, वो भी तैयार की जाएगी। फिर 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर की स्पीड को और कम किया जाएगा और आखिर में धीरे धीरे लैंडर को चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। भारत का चंद्रयान 3,83,000 किलोमीटर
की यात्रा पूरी कर चुका है और उस मिशन की नाकामी की वजह चांद की सतह पर 500 मीटर की ऊंचाई से लैंडर की हार्ड लैंडिंग बताई गई थी, जो पिछली बार की हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस सबसे सबक लिया और सफल होने का जो मंत्र है उसको निकाला है। चंद्रयान 3 के लिए अब अगले 6 दिनों में कौन से चैलेंज आने वाले हैं उसे भी एक डेमो के जरिए समझते हैं। ये एक तो सतह की सुनिश्चित करना कि हमने जो निर्धारित किया है स्थान उस पर कोई लास्ट मिनट इशू ना हो लैंडिंग के लिए। साथ ही हमें इंतज़ार करना है कि उस समय वहाँ पर सूर्योदय का समय हो तो हम वो समय जो है इस ऑर्बिटर पे घूमकर उस समय का इंतज़ार करें, ताकि हमने जो डिसाइड किया है, इसरो ने जो डिसाइड किया है उस समय वहाँ पर जो है वो लैंडिंग पॉसिबल हो। ये तीनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन प्रज्ञान कलेक्ट करेगा वो लैंडर तक पहुंचाएगा, लैंडर जो है वो प्रपल्शन तक पहुंचाएगा, प्रपल्शन क्योंकि हमारा ऑर्बिटर ऑलरेडी बाहर से चंद्रमा को मैप कर रहा है, वो वहां तक पहुंचा के और सिग्नल फिर इसरो तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सारे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसरो से हमारे तक पहुँचाएंगे सब तक। अब आपको स्पेस की उस रेस के बारे में भी बताते हैं जो हिंदुस्तान और रूस के बीच हो रही है। ये रेस है चांद छूने की। दरअसल एक और भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग की ओर बढ़ चुका है, तो रूस का लूना 25 भी लैंडिंग के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसलिए आज भारत का किफ़ायती चंद्रयान और लूना 25 से रूस के महंगे शॉर्टकट के बारे में भी आपको बता देते हैं। भारत के विक्रम लैंडर की लैंडिंग चांद पर 23 अगस्त को होनी है, जबकि रूस का लूना 25 इससे 2 दिन पहले चांद की सतह पर लैंड करेगा। खास बात यह है कि भारत और रूस दोनों के स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग चांद के साउथ पोल पर होगी। हालांकि जैसा कि हमने बताया आपको, लैंडिंग का वक्त और दिन अलग अलग है। भारत के लैंडर से निकला रोवर 14 दिन तक चांद पर रिसर्च करेगा और जानकारी जमा करेगा, लेकिन रूस की रिसर्च 1 साल तक जारी रहेगी। वैसे बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को हुई थी, जबकि रूस का लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। वैसे बहुत से न्यूज़ मित्रों के मन में ये सवाल भी होगा कि चांद में लॉन्चिंग के बाद भी रूस का स्पेसक्राफ्ट भारत के चंद्रयान से पहले कैसे पहुंचेगा। तो बता दें, फ्यूल का कम इस्तेमाल हो और कम खर्च में यान चंद्रमा पर पहुंच जाए, इसलिए इसरो ने पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया। इस प्रोसेस में फ्यूल तो बच जाता है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है, इसलिए चंद्रयान को चांद पर पहुँचाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। जबकि रूस ने जो शॉर्टकट मारा है वो काफ़ी महंगा है। जेल में बंद आतंकी यासिन मलिक की पत्नी का पाकिस्तान की केयरटेकर कैबिनेट में लैंडिंग का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान की सत्ता वाली कक्षा में यासिन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन स्थापित हो गई है। मुशाल हुसैन वहां के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की मानवाधिकारों मामलों में विशेष सहायक बनी है। मानवाधिकार मामलों में थोड़ा गौर कीजिएगा। मुशाल हुसैन का पति आतंकवादी यासिन मलिक टेरर फंडिंग के मामले में सजा काट रहा है। पिछले साल 24 मई को एनआईए कोर्ट ने यासिन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यासिन मलिक को 5 अलग अलग मामलों में 10-10 साल और 3 अलग अलग मामलों में 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा यासिन मलिक 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का भी दोषी है। वैसे मुशाल हुसैन का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाने के लिए करता रहता है। कुल मिलाकर यासिन मलिक जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है और उसकी पत्नी मुशाल पाकिस्तान के मंत्रिमंडल में स्थापित हो गई है। इसमें 2 बातें साबित होती हैं। आतंकवादी अक्सर अलगाववाद का मुखौटा पहनकर आते हैं और बार बार भारत की पीठ पर छुरा घोंपते हैं, और पाकिस्तान हमेशा भारत को जख्म देने वाले आतंकवादियों से जुड़े लोगों का ख्याल रखता है। सत्ता में अब बात करते हैं उस अफगानिस्तान की जो धीरे धीरे तालिबान के क्रूर, खूंखार और अलोकतांत्रिक फरमानों का सैंपल फ्लैट बनता जा रहा है। सैंपल फ्लैट एक ऐसा फ्लैट होता है जो कोई बिल्डर घर खरीदार को दिखाता है और बताता है कि यह फ्लैट अंदर से कैसा होगा। आज हम भी अफगानिस्तान को नर्क बनाने वाले तालिबान द्वारा बनाए गए कट्टर शासन का सैंपल फ्लैट न्यूज़ मित्रों को दिखाने वाले हैं। इस सैंपल फ्लैट में जो फरमान तालिबान ने रखे हैं वो बहुत चौंकाने और डराने वाले हैं। तालिबान का सबसे नया फरमान है अफगानिस्तान में सभी राजनीतिक दलों पर बैन का, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। तालिबान के कट्टर शासन वाले इस फ्लैट में महिला विरोधी फरमान तो भर भर कर रखे गए हैं।
जिसमें महिलाओं को अकेले घूमने की आज़ादी नहीं है, जोर से हंसने की आज़ादी नहीं है, जहां लड़कियों से पढ़ाई का अधिकार भी तालिबान ने अब छीन लिया है, जहां अफगानिस्तान में सारे ब्यूटी सैलून बंद करने वाले बेतुके फरमान भी हैं, जहां मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर बम और बंदूक का पहरा है, जहां आतंकी खबरों के बीच न्यूज़ स्टूडियो में घुस आते हैं। तालिबानी लड़ाके जिस तरीके से वहां पर लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं, वो भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आपको तालिबान का वो फरमान दिखाते हैं जिस पर नए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये तालिबान के कट्टर शासन का सबसे नया नमूना है। तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी राजनीतिक दलों पर बैन लगा दिया है। तालिबान के सत्ता में आने पर करीब 70 राजनीतिक दलों ने जस्टिस मिनिस्ट्री में रजिस्टर कर अपने आप को करवाया था। उस वक्त तालिबान ने इन्हें बैन करने के संबंध में कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसने इन सभी दलों को बैन कर दिया है। तालिबान का कहना है कि शरिया कानून में राजनीतिक दल नहीं होते हैं। इस फैसले पर हम आपको तालिबान के न्याय मंत्री अब्दुल हकीम शेराई की दलील भी सुनाते हैं। तालिबान के मंत्री का कहना है कि अफगानिस्तान में राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है। मुसलमानों के लिए बने शरिया कानून में पॉलिटिकल पार्टियों की कोई जगह नहीं है। इसे देश के हित में नहीं माना जाता है और ना ही देश इसे पसंद करता है।